तो गाइस अब बारी आई बिजनेस स्टडीज की और मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज लव कौशिक आपका साथ बिजनेस स्टडीज में भी देने वाला हूं। आज की क्लास में तीन मेन अहम मुद्दों पे बात करनी है। पहला कि कौन सी बुक से बिजनेस स्टडीज पढ़नी चाहिए, दूसरा कि बिजनेस स्टडीज का पेपर कहां से बनता है, कैसे बनता है, और तीसरा बिजनेस स्टडीज में क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखते हैं ताकि टीचर नंबर ना काट पाए तुम्हारे। तो 11वीं क्लास और 12वीं क्लास दोनों क्लास के लिए यहां पर कॉमन बातें होने वाली है, तो दोनों को ये क्लास बिल्कुल एंड तक देखनी है। आपको कैसा लग रहा है कि मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाला हूं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ, और अगर आपकी कुछ खास डिमांड है मुझसे तो वो जल्दी से बता दो। सारी डिमांड बिजनेस स्टडीज को लेकर पूरी करने वाला हूं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कौन सी बुक से बिजनेस स्टडीज को पढ़ना चाहिए। तो चाहे 11वीं क्लास के बच्चे हो या 12वीं क्लास के बच्चे हो दोस्तों, एनसीईआरटी सबसे मेन है। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए बात मैं कर रहा हूं कि एनसीईआरटी को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, क्योंकि एनसीईआरटी को मेन बेस माना जाता है जब आपका मेन एग्जाम सेट होता है। 12वीं क्लास के लिए बताऊं, सीबीएसई वाले एनसीईआरटी को ही मेन बेस मानते हैं। 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग बातें हो सकती है। अलग अलग बातें क्या? अलग अलग स्कूल में अलग अलग रेफरेंस बुक से बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे हैं। किसी किसी स्कूल में एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करा रहे हैं, किसी किसी बुक में रेफरेंस बुक के अलग अलग राइटर्स हैं, बोल रहे हैं कि तुम आर.के. सिंगला से पढ़ लो, पूनम गांधी से पढ़ लो, सुभाष जे से पढ़ लो। तो वो लोग अलग तरीके से पेपर बनाते हैं। तो 11th वाले सतर्क हो जाओ, 12th वाले पूरा एनसीईआरटी पे फोकस रखना। अब बारी आई, क्या 12th वाले सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे या 11th वाले सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट की सिंप्लीफिकेशन के लिए, पहली बात। दूसरा, कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डीप वे में इलैबोरेशन में पढ़ने के लिए। तीसरी बात, कॉन्सेप्ट की और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए और केस स्टडीज के लिए रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारी रेफरेंस बुक अवेलेबल है। आपको नाम बताऊं तो ओसवाल के नाम से है, टुगेदर विद के नाम से है, एवरग्रीन के नाम से है, सुपर 50, सुपर 60, सुपर 100 क्वेश्चंस के नाम से बहुत सारी है। सुभाष डे अच्छे राइटर की बुक है, पूनम गांधी बहुत अच्छी बुक है, आर.के. सिंगला भी अच्छी बुक है। और मेरी बात करो कि लव सर की अगर आप बात मानो, राय मानो, तो 11वीं और 12वीं के बच्चे दोनों या तो सुभाष डे से पढ़ सकते हो या फिर पूनम गांधी से पढ़ सकते हो। इनसे बढ़िया बुक मुझे कोई लगती नहीं है। तो मेरी पर्सनल राय में आपका पढ़ना, इन दोनों में से कोई भी बुक परचेज कर लो। आपके स्कूल में चाहे परचेज करवा रखी हो या आपके फ्रेंड्स ने परचेज कर रखी हो। और ये भी डाउट रहेगा कि सर पास्ट ईयर की बुक परचेज कर ले क्या, सेकेंड हैंड बुक परचेज कर ले क्या, नई बुक परचेज करनी जरूरी है? 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि नई बुक परचेज करनी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बस 12वीं वाले इस बात का ध्यान रखना कि पिछली बार है ना 12वीं क्लास का बहुत सारा सिलेबस डिलीट हो गया था, तो काफ़ी सारे सिस्टम में मतलब बुक्स में वो सिलेबस हट गया था। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखो, जो आप सेकेंड हैंड बुक परचेज कर रहे हो अगर, तो उसके अंदर सिलेबस डिलीटेड ना हो। और आपको ये भी पता है कि इस बार 12वीं क्लास में बिजनेस स्टडीज़ का पूरा सिलेबस आ रहा है। जो पहले का भी डिलीट था वो अभी डिलीट नहीं है, यानी कोविड टाइम्स में 30% सिलेबस डिलीट हो गया था, वो डिलीटेड नहीं है। तो पुरानी भी परचेज कर सकते हो, नई भी परचेज कर सकते हो। ये आपको देखना होगा कि उसमें डिलीटेड चीज़ें अभी वापस आ गई है या नहीं आ गई है। तो बुक की बात तो यहां पर खत्म हुई। अब दूसरी बात, बिजनेस स्टडीज में क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखे ताकि फुल मार्क्स मिल जाएं। ठीक है, ये तो मैं जब जब आपको चैप्टर कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आपको बताऊंगा स्पेशलाइज तरीके से कि कौन सा वर्ड लिखा होता है, उसका आंसर किस तरीके से लिखना होता है। थोड़ी ट्रिक्स भी होती है, टिप्स भी होती है यहाँ पर। बट एक सिंपल सॉर्टेड बात आप अपने माइंड में सेट कर लो कि बिजनेस स्टडीज में अगर आप पैराग्राफ बना बना के आंसर लिख रहे हो, कहानियां लिख रहे हो, तो पूरे नंबर नहीं मिलने वाले। बिजनेस स्टडीज में क्वेश्चन का आंसर पॉइंट वाइज लिखना है। भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट के आसपास, वो पॉइंट आसपास नहीं, 3 पॉइंट ही आपसे पूछता है। अब 6 भी पूछ सकता है। अगर 3 पॉइंट पूछे उसने 3 नंबर में तो एक एक नंबर का 1 पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट पूछे हैं तो आधे आधे नंबर के 6 पॉइंट हो गए, तो 3 नंबर बन गए। कभी भी 3 नंबर के क्वेश्चन में 4 पॉइंट नहीं पूछेगा आपसे। वो 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 पॉइंट पूछ लेगा तो 1.5 नंबर के 2 पॉइंट हो गए। मतलब ऐसे पॉइंट नहीं पूछेगा जिसमें मार्क्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। और सीबीएसई की बात करूं तो 12वीं क्लास वाले बच्चे इस बात पे फोकस करना कि जब भी क्वेश्चन आता है सीबीएसई में तो उसमें लिखा होता है कि कितने पॉइंट में आंसर देना है। हालांकि 11वीं क्लास में बहुत सारे स्कूल चालाकी खेल जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, वो कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए बोल देते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट, और वो मेंशन नहीं करते कि कितने पॉइंट उसके लिखने हैं। अभी क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, तो किसी कॉन्सेप्ट की बात यहां पर नहीं कर रहा। नहीं तो 11वीं वाले बच्चे 12वीं के टॉपिक से कंफ्यूज हो जाएंगे और 12वीं वाले बच्चे 11वीं की यादों को ताज़ा करने लग जाएंगे। तो उनकी बातें नहीं कर रहा मैं, कंटेंट पे नहीं आ रहा हूँ। बस ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी आंसर लिखेंगे हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। और अब कुछ बच्चों को कहना है 11वीं हो या 12वीं हो, बिजनेस स्टडीज से सब परिचित हो चुके हैं।
वो कहते हैं सर हेडिंग ठीक है, हेडिंग की जो एक्सप्लेनेशन है वो रट्टा मार के लिखनी है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सीबीएसई को अगर फॉलो करते हो तो एक काम करना, हेडिंग हम लर्न करेंगे एनसीईआरटी वाली, क्योंकि सीबीएसई में जब टीचर तुम्हारा पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, तो उनको एक मार्किंग स्कीम मिलती है जिसमें से देखकर, मतलब याद तो होता ही टीचर को, लेकिन फिर भी देखकर कंफर्म करके आपकी आंसर शीट से वो मैच करते हैं। तो दोस्तों हेडिंग उनकी मार्किंग स्कीम में एनसीईआरटी वाली लिखी होती है। तो आपको इसलिए एनसीईआरटी फॉलो करनी जरूरी है कि एनसीईआरटी की हेडिंग याद करनी है, और एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता दूंगा आपको, आपकी रेफरेंस बुक है वो बता देगी, और एनसीईआरटी की इजी लग रही है तो एनसीईआरटी की याद कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है किसी की याद करनी है, अगर आपको अच्छी इंग्लिश बनानी आती है, लैंग्वेज बनानी आती है, तो आपके मन में जो कॉन्सेप्ट की एलैबोरेशन चल रही है और वो ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, मतलब लिखनी पड़ेगी आपको, बिना लिखे क्या मन में चलते चलते थोड़ी मिल जाएगी। तो उसकी लैंग्वेज आसान भी हो सकती है, टफ भी हो सकती है, डिपेंड कि आपको किस तरीके की इंग्लिश पसंद है, किस तरीके की लैंग्वेज पसंद है, या जिस भी लैंग्वेज में आप अपना आंसर लिख रहे हो तो उसकी बात हो रही है। तो हेडिंग लिखनी बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। फिर कुछ वर्ड होते हैं यार कि लिस्ट बोला है, मेंशन बोला है क्वेश्चन में, स्टेट बोला है, एन्यूमरेट बोला है, ऐसी चीजों में एक्सप्लेन नहीं करते, चीजों को एक्सप्लेन करना ही नहीं है। खैर ये बातें तो तब मैं कराऊंगा जब कोई टॉपिक या चैप्टर आपको कराने लगूंगा। तो ये बात हो गई। मैंने आज इकोनॉमिक्स की क्लास के दिन बिजनेस स्टडीज को जबरदस्ती रखा है, इसलिए क्योंकि इसी दिन मैं चाहता था कि आपको बता पाऊं कि बिजनेस स्टडीज की सर्विसेज अब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और आपको कोई भी दिक्कत, डाउट या परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपको मुझसे कोई खास एक्सपेक्टेशन है तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी पड़ेगी। इंस्टाग्राम पे मत बताना इस बार इसी कमेंट सेक्शन में बताना। और अपने दोस्तों को बता दो कि लव सर बिजनेस स्टडीज भी पढ़ाते हैं, और अब देखो पढ़ाओ और मुझे रिस्पॉन्स दो कि आपको कैसा लग रहा है बिजनेस स्टडीज मुझसे पढ़ के। जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तब बताना फिर तो, ठीक है। अब मैंने बताया कि पेपर कहां से आएगा। भाई पहले बात करेंगे 12वीं क्लास के बारे में। देखो 12वीं क्लास का पेपर कैसे आता है। जब आप ये क्लास देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो 12th क्लास ने सीबीएसई ने 12th क्लास के पेपर का पैटर्न बता दिया है। पैटर्न बहुत पहले बता दिया और आपको हीर मैम ने डिस्कस भी कर दिया था। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर आएगा, लेकिन पैटर्न क्या होगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, वो सीबीएसई ने नहीं बताया है। वो जैसी सीबीएसई बताएगी सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सीबीएसई अभी क्लियर नहीं है चीजों को लेकर कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने हैं। उसने बता दिया हाँ एमसीक्यू भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएंगे, शॉर्ट आंसर भी आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आएंगे। ये नहीं बताया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले हैं। तो 80 नंबर का पेपर होगा, ये तो बताइए। तो अब पेपर कहां से आएगा, पहली बात जो सीबीएसई अपना एक सैंपल पेपर लॉन्च करती है उसके पैटर्न पे पेपर आता है, और बहुत सारी चीजें उसमें से आती है। तो हम उसका क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। सब मतलब ज्यादातर लोग इंडिया के अंदर जितने भी टीचर्स हैं उसका ही क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, और उसमें से ही पेपर आता है बेसिकली। एनसीईआरटी के कंटेंट पे फोकस करना है, उसकी हेडिंग पे फोकस करना है, वहां से पेपर आता है। अब केस स्टडीज तुम प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी बुक में लिखी हुई है केस स्टडीज तो डिट्टो उठ के तुम्हारे पेपर में आ जाए। कहीं से कॉपी नहीं होती चीजें, तो इस बात को ध्यान रखना। अब 11वीं वाले स्टूडेंट सुनो कि तुम्हारा पेपर कहां से आता है। अगर तुम गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हो तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे पेपर में एनसीईआरटी से आने वाली हैं, ठीक है। पास्ट ईयर के पेपर उठा के देखना जो गवर्नमेंट स्कूल के हो रखे हैं, उसमें से पेपर आता है, ठीक है। 12th क्लास की बात कर रहा हूं, वो भी पुराने साल के पेपर उठा के देखेंगे तो वहां से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मतलब केस स्टडीज रिपीट होनी जरूरी नहीं है, बेसिक क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और अब दूसरे स्कूल्स की, जो सरकारी स्कूल से बिलोंग नहीं करते 11वीं के स्टूडेंट्स, अब हर स्कूल के अंदर अलग क्राइटेरिया है। टीचर अपनी मर्जी से पेपर बनाता है, तो जिस हिसाब से आपको टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो, वो नोट्स डिक्टेट करा रहा हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हो, तो प्लीज यार वहां पर फोकस करना। मैं तुम्हें गलत राय नहीं दूंगा, गलत डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा कि हाँ भाई मैं यहां पर 100% सोल्यूशन देने बैठा हूं कि मैंने बता दिया तो तुम्हारे स्कूल में वैसे ही आएगा। नहीं, प्राइवेट स्कूल्स यानी पब्लिक, जो दूसरे स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट के अलावा, उन स्कूल्स में टीचर अपने हिसाब से पेपर मैनेज कर देते हैं। कभी कभी करते हैं ऐसा, जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली सारी चीज़ें आपको यहीं मेरे पास मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पर भी अगर आपको कुछ स्पेशल कराया जा रहा है तो इंस्टाग्राम पे मुझे उस चीज़ की फ़ोटो भेज दो कि सर हमारे सर ने ये करा दिया, आप भी ये करा दो, तो हम भी करा देंगे आपको वो चीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कराएंगे। बिजनेस स्टडीज़ में जितना एग्जाम्पल से सीखो उतना बेटर रहता है। अब 12वीं क्लास की बिजनेस स्टडीज़, आप बिजनेस स्टडीज़ मत मानकर चलना, 12वीं क्लास की ये बिजनेस स्टडीज़ है मैनेजमेंट। 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज़, जहाँ पर हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस की फॉर्म के बारे में, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पर कंपनी के बारे में बात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेस होता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सोर्स ऑफ फंड्स के बारे में बात करते हैं 11th क्लास में। 12th क्लास में बेसिकली हम 2 बुक्स हैं। एक बुक में मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर मैनेजमेंट के फंक्शंस आपके पास 5 मिला के,
फिर दूसरी बुक में फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। मैं कह रहा हूं बड़े ही दिलचस्प तरीके से आपको बिजनेस स्टडीज कराऊंगा। बस इतना कहना है, 3 बातों का जवाब मैंने दिया कि कौन सी बुक से पढ़ना है। सुभाष डे या पूनम गांधी, कोई भी ले लो। एनसीईआरटी जरूर रखना अपने साथ में, चाहे 11वीं का बच्चा हो चाहे 12वीं का बच्चा हो, इनमें से कुछ भी चल जाएगा। दूसरा कि आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे स्टोरी बना के लिखे आते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं पैराग्राफ फॉर्म में स्टोरी बना के लिखे जा रहा हूं और कहीं ना कहीं से नंबर मिल जाएंगे, तो आप गलत हो। इसको छोड़कर कोई दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो। जहां पर मिलने होंगे 4 नंबर, वहां पर टीचर 3 नंबर दे के छोड़ देगा अगर आपको पूरा भी सही हुआ तो। क्यों? क्योंकि आप खुद टीचर को कंफ्यूज कर रहे हो इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के। पॉइंट वाइज आंसर लिखना अपना, ठीक है। और बाकी ट्रिक्स और टिप्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा, जब मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ तब क्वेश्चन आंसर के बारे में ज्यादा बात करेंगे। तीसरा बताया कि पेपर कहां से आता है। 11वीं क्लास में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंटेंट तो वही सेम रहेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी है, उसके लिए मैं हूं यहां पर। 12th क्लास में सीबीएसई का सैंपल पेपर करना बहुत जरूरी है। और अब एक मेन बात और, आप बोलोगे सर सैंपल पेपर परचेज करने हैं बिजनेस स्टडीज के 11वीं और 12वीं, कोई फालतू का सैंपल पेपर परचेज करने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई वाला मैं करा दूंगा, और जो भी आप रेफरेंस बुक सुभाष जी या पूनम गांधी परचेज करने वाले हो, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। इनके अलावा जो मैंने बता दिया वहीं कहानी खत्म है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को कर देना सब्सक्राइब। नमस्ते।